लोकसभा इंतखाब में आसाम में एक बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर देखने में मिला और धोबी सीट से मौलाना बदरुद्दीन अजमल की 10 लाख से जायद वोटों से हार हो गई। सिर्फ ये अजमल की शिकस्त नहीं है, बल्कि इस शिकस्त के बाद एयूडीएफ के मुस्तकबिल पर भी सवाल निशान लग गया है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आसाम में जो इससे कबल भी जो ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट का तजर्बा किया गया था, उसकी नाकामी के बाद एयूडीएफ सामने आई थी, तो क्या आसाम में मुस्लिम शासी जमात का मुस्तकबिल क्या है? और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि आसाम में जो मुसलमानों की जो मुश्किल हालात का सामना है, बिलखुसूस हेमंत बिश्व शर्मा के जरिए लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिए जा रहे हैं, इन शिकस्त के बाद इस मुसलमानों के मसाइल को क्या कांग्रेस उठा पाएगी? इन सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सहाफ़ी हाफिज़ परवेज़ साहब मौजूद हैं। हाफिज़ परवेज़ मारूफ साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाफिज़ परवेज़ मारूफ साहब, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे आपका खैर मकदम है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर अजमल साहब इतनी बड़ी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा उन्हें? देखिए, असम असल में क्या है, असम की जो सियासत है, असम की राजनीति में आपको कुछ बात पहले से ही आपको तफसील से समझना पड़ेगा, क्योंकि असम के अंदर जो सियासत है, इससे पहले 1983 में जब असम के अंदर एक वो हुआ था, नेली में जब एक मैसाकर हुआ था, उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब फॉर्म हुआ था यूएमएफ के नाम से। उस यूएमएफ की जो पॉलिटिकल पार्टी थे, उस माइनॉरिटी को लेके वो सियासत करने वाले थे, लेकिन बाद में दिखा कुछ साल के बाद वो पार्टी जो है खत्म हो गया, क्योंकि जो पहली बार वो मतलब यूएमएफ ने पहली बार जब इलेक्शन में उतरने के बाद पहले ही मौके में उसको 17 असेंबली सीट उनको मिला था। बाद में दिखा गया ये पार्टी तोड़ गया, कुछ लोग जो है कांग्रेस में जाके शामिल हो गया, कुछ जाके असम गण परिषद जो है हमारा क्षेत्रीय पार्टी जो है एजेपी नाम से असम गण परिषद उसमें हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी जो है खत्म होने गया। फिर 2005 में एयूडीएफ का जन्म हुआ। 2005 के अंदर आपको तो मालूम है, 2004 में हमारा असम के अंदर एक जो सारे इंडिया में नहीं है, एक सिस्टम असम के अंदर है जो डी वोटर के नाम से, डाउटफुल वोटर। ये इससे पहले जो मतलब सरकार आए थे, वो एजीपी सरकार ने ये सिस्टम को बनाया था। कुछ मुसलमान के नाम की मतलब वोट के आगे डी लगा देते थे, फिर उसको कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ता था, काफी दिक्कत सामना पड़ना पड़ा। तो फिर एक लॉ बनाना पड़ा, फिर एक मतलब आईएमडीटी आइन के नाम से एक आइन बनाया था। उसके बाद 2004 में जिस वक्त असम के अंदर तरुण गगई की सरकार थे, उस सरकार रहने के उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ जो थे इसको बातिल किया गया। फिर उसका प्रोटेस्ट में आके एयूडीएफ का जन्म हुआ 2005 में। तो उसके बाद जो है एयूडीएफ के जन्म से अभी तक इस पार्टी को असम के मुसलमानों से, खास तौर पे असम की जो माइनॉरिटी मुसलमान है, बहुत इज्जत मिली इस पार्टी को, बहुत मोहब्बत भी मिले। काफी बार इनको असम के मुसलमानों ने इसको वोट दिया, लेकिन इस बार दिखाया गया अचानक मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है काफी तादाद रिकॉर्ड की वोट से वो हारना पड़ा। तो इस बात को समझने के लिए कुछ बात को हमें गौर मतलब फिक्र करना पड़ेगा। ये पार्टी जब जन्म हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्टी जब बने थे 2000 पहली बार 2006 में ये पार्टी निर्वाचन में उतरे। 2006 में असेंबली, उस वक्त पहली इलेक्शन में उसको 10 सीट मिले थे। उसके बाद 2009 की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे लोकसभा, उसमें इस पार्टी को 1 सीट मिले थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल मतलब लगभग 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीता था। 2011 में फिर इस पार्टी को आपको असेंबली में 18 सीट मिले। फिर 2016 में इसको 13 सीट मिले। अभी लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ 2021 में, इस पार्टी को मतलब 16 सीट मिले। तो असल में इस बात को समझने के लिए एक बात हमें गौर करना पड़ेगा, ये है, ये पार्टी जब जन्म हुआ था उस वक्त इस पार्टी के साथ लगभग
माइनॉरिटी यानी मुसलमान जो है जमीयत हो या फिर आसाम क्षेत्रीय जितने मतलब एक्टिविस्ट है, जमीयत भी इसके साथ थे, जमात उलमा हिंद भी इस पार्टी के साथ थे और कई दीगर जो मतलब नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे इस पार्टी के साथ थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इस 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता सारे इस पार्टी जन्म लेने के वक्त जितने लोग इस पार्टी के साथ थे सब छोड़ता गया आहिस्ता। अभी इस वक्त जो है इस पार्टी के साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है जमीयत उलमा हिंद। मौलाना महमूद मदनी का जो जमीयत है, वो जमीयत के सदर भी है मौलाना अजमल साहब। तो यही एक मतलब तहरीक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है इस पार्टी के साथ। तो असल में क्या है, इस पार्टी जो मुद्दे सामने रख के 2005 में जन्म हुआ था, उस वक्त 5 मुद्दे इसके सामने थे, जैसे कि डी बुटर और एनआरसी का मुद्दा भी थे, और मतलब रिवर्स एरिया जो है चौरसापरी हम बोलते हैं, और रिवर्स एरिया में काफी तादाद से लोग असम में वो रिवर्स एरिया में मुसलमान लोग रहते हैं, उनका जमीन का जो पट्टा है उसके लिए भी मुद्दे थे। ऐसे 4-5 मुद्दा सामने रख के ये पार्टी का जन्म हुआ था। बाद में दिखा गया ये पार्टी सारे मुद्दा को पीछे छोड़ के मतलब कुछ खास मुद्दा सामने नहीं रख के जैसे जैसे ये सियासत करने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इस पार्टी से बिछड़ते गया। इस वक्त आके इस हाल में ये पार्टी अभी क्या ये परवेज साहब, ये सवाल ये है कि अजमल साहब की जो शिकस्त हुई है उसके, चलिए ये तो आपने कहा कि एडीएफ ने जो बुनियादी जो मकसद था उस मकसद से पीछे हट गए थे, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि अजमल साहब की शिकस्त के बाद अब आसाम में एयूडीएफ पर क्या असर पड़ेगा? चूंकि अगले साल ये 2 साल के बाद वहां पे इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा असेंबली इलेक्शन होने वाला है, क्या कांग्रेस की वापसी हो जाएगी? जो कांग्रेस का जो अजमल साहब का मतलब था कि कांग्रेस का वोट बैंक उन्होंने वापस ले लिया था, अब क्या सूरत हाल पैदा होगी इसके बाद? जो ये बात बहुत जरूरी बात है। मतलब पिछली काल उन्होंने प्रेस मीट किया इस बार, मतलब यूडीएफ ने अपनी ऑफिस से एक प्रेस मीट किया। वो प्रेस मीट में उन्होंने बताया, इस पार्टी के जो सदर है सेक्रेटरी है एडवोकेट अमीनुल इस्लाम, जो अभी एमएलए भी है, उन्होंने बताया जो कारण से हमें हार का सामना करना पड़ा उस पर हम बात करेंगे, फिर विचार करेंगे। असल में जो है अभी की हालत ये है, इस पार्टी को असम के लोगों के लिए खास तौर पे असम के माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी के लिए हर कोई कहते हैं इस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इस पार्टी का असम के मुसलमानों के लिए, असम के माइनॉरिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी जो हाल है, इस हाल से ये पार्टी उभर पाएंगे या नहीं, ये वक्त में दिखा जाएगा। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस इलेक्शन में ये पार्टी आहिस्ता आहिस्ता क्या है, 2005 में सारे तहरीक साथ में रह के जितने भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से 11 नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और असम के अंदर जितने माइनॉरिटी जो हम बुद्धिजीवी कहते हैं या फिर जो लोग हैं, जानकारी जो रहने वाला जो लोग है, सारे लोग इस पार्टी के साथ थे। आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग छोड़ते गया। लेकिन एक बात, इस पार्टी के जिन्होंने नाम रखा था, इस पार्टी का एओडीएफ जिन बंदर ने नाम रखा था, उनका नाम था एडवोकेट अब्दुल समाद। वो भी आज की तारीख में इस पार्टी के साथ में नहीं है। इस पार्टी के जिन्होंने मतलब संविधान जिसने लिखा था, और इस पार्टी का जन्म के वक्त जब इस पार्टी बन रहे थे, सबसे ज्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन थे हाफिज अब्दुल रशीद साहब। इस वक्त जो है इस बार कांग्रेस इलेक्शन में उतरे थे, वो करीमगंज सीट में अभी लगभग 18,000 वोट में उसको हार का सामना करना पड़ा। वो बंदा भी अभी इस पार्टी के साथ में नहीं है। असल में दिखाया गया, ये पार्टी जिस वक्त बने थे सारे लोग इसके पास है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी जो है एक लोग को सामने रख के आगे बढ़ना चला। मतलब परिवारवाद जो है हम कह सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस के अंदर भी ये इल्जाम उठते रहते हैं परिवारवाद, उसी तरफ हमारा मौलाना अजमल साहब जो है वो भी एमपी थे, उसका छोटा भाई सिराजुद्दीन अजमल जो है वो एक ताजिर है। वो हमें मतलब अक्सर ज्यादातर समय वो दुबई में बिताते हैं, वो वहां पे बिजनेस करते हैं। वो भी इस पार्टी का लास्ट ईयर एमपी थे, वो बरपटा
एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस वक्त उसी तरह अजमल साहब के 2 बेटे को भी पहले मतलब एमएलए बनाया गया था। तो जब अजमल साहब ने इन लोगों का मतलब जो इशू है, इशू को पीछे छोड़ के सिर्फ चैरिटी को सामने रख के जब ये पार्टी आगे बढ़ा, तब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है बिसरते गया। तो लास्ट कुछ दिन में ये दिखा गया इस बार इलेक्शन में, मतलब बदरुद्दीन अजमल का यूडीएफ का कोई मतलब मैनिफेस्टो भी नहीं थे। जब हम निर्वाचन में जो मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो इस बार ये पार्टी का मैनिफेस्टो भी नहीं बनाया। तो अभी जो देखना पड़ा, तो इस पार्टी का हाल सही नहीं दिख पा रहा हूं। तो पता नहीं ये सुधर के फिर इस पे विचार करके ये लोग उभर पाएंगे या नहीं। अभी जो है कांग्रेस जो है इस पार्टी के ऊपर पूरा तरीके हावी है, और ज्यादातर मुसलमान असम के अंदर जितने माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के साथ मतलब बात हो गया, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस के साथ चला गया। अभी ये पार्टी कितना सर्वाइव कर पाएंगे ये वक्त में बता पाऊंगा, अभी बताना मतलब आसान नहीं। ये एयूडीएफ का सियासत से गायब हो जाने से आसाम के मुसलमानों को क्या फर्क पड़ेगा? जी समझे नहीं फिर। एयूडीएफ अगर सियासत से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इसका आसाम के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असल में जो है एयूडीएफ की वजह से ही असम के अंदर जो है एक बीजेपी वालों को एक मुद्दा मिला था। तो अजमल साहब का डर दिखा के लोगों को मतलब असम के अंदर जो मतलब नॉन मुस्लिम जो जितना वोटर नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, उनको यूडीएफ के डर दिखा दिखा के ये बीजेपी पहली बार सत्ता में आया। अभी 10 साल सरकार चल रहा है, इससे पहले 5 साल चला भी, मतलब 7 साल हो गया असम के अंदर बीजेपी सरकार चल रहा है। तो लोगों के अंदर ये कांग्रेस पार्टी ने एक बात एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया, जब तक असम के अंदर एओडीएफ है तब तक असम के अंदर बीजेपी रहेगा। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये सफल सक्सेस है कांग्रेस इस नैरेटिव को प्रतिष्ठा करने में। लोग ये समझने लगा अगर यूडीएफ रहेंगे तो तब तक बीजेपी रहेंगे, अगर बीजेपी को यहाँ से हटाना है। इस इलेक्शन में मतलब बदरुद्दीन अजमल की जो विपरीत में कांग्रेस के जो रकीबुल इस्लाम जो पार्टी थे, कैंडिडेट थे, उनका यही नारा था, आप अजमल साहब को हटाओ, हम बीजेपी को हटाएंगे। धुबरी इलेक्शन में उसका यही हर मीटिंग में हर जलसा में यही बात कहा करते थे। और इसी डायलॉग में जो है रकीबुल को काफी ज्यादा मतलब लोगों के अंदर जाने में सक्सेस हुआ। ये कहते थे आप अजमल साहब को हटाओ, हम बीजेपी को हटाएंगे। और ये नैरेटिव जो है अभी मुसलमान के अंदर लगभग सक्सेस हो गया। अच्छा, मैं आसाम में गया था लास्ट ईयर में, तो बहुत हाँ जी, मैं लास्ट ईयर आसाम गया था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे बताया कि अजमल साहब लास्ट मोमेंट में, इलेक्शन के लास्ट मोमेंट में कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। मुझे कई मुस्लिम दानिश्वर वहाँ मिले, वहाँ पे हम आसाम में गए थे, नौगांव में गए थे, जोरहाट गए थे, गुवाहाटी में भी थे हम लोग। तो वहाँ पे ये लोगों की शिकायत थी अजमल साहब से कि अजमल साहब कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसका फायदा मिल जाता है उनको, बीजेपी को। अभी जो है कुछ बात बारीकी से हम अगर देखें, नौगांव क्षेत्र की बात करें, नौगांव क्षेत्र में एओडीएफ के 3 विधायक है। अभी कारण 3 विधायक होने के बावजूद भी आपने 1.5 लाख से ऊपर मतलब 2 लाख से ऊपर नहीं जा पाया वोट, 2 लाख से नीचे रह गया। तो 3 विधायक होने के बावजूद भी तो कुछ लोग कहने लगे, असम की जो सियासत का जानकार रहते हैं, अक्सर लोग ये कहने लगा जो ये इलेक्शन में एओडीएफ बीजेपी के साथ बात करके, बीजेपी के साथ अलायंस मतलब साइलेंट बात करके ये निर्वाचन में उतरे थे, ये कहने लगा कुछ लोग कहते हैं। तो उसी तरह अगर करीमगंज क्षेत्र की बात करें, करीमगंज की वहां में भी एओडीएफ जो है वो तीसरा मतलब 3 नंबर में उसका वोट रहे, मतलब चौथी पैदल में चला गया। बहुत कम उनको वोट मिले, बावजूद उनका एओडीएफ के विधायक वहां पे भी है। उसके बावजूद भी जो शाहबुल इस्लाम के नाम से जो
एक कैंडिडेट थे, उनको काफी कम वोट मिले और उनको काफी कम वोट मिलने की वजह से ये हाफिज रशीद चौधरी जो है उस वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा। और दिखा गया यूडीएफ के जितने लोग हैं और बीजेपी का मतलब इस इलेक्शन के पहले इलेक्शन के दौरान अजमल साहब की कुछ ऐसा बयान आ गया जिस बयान में बीजेपी को बहुत ज्यादा मतलब हेल्प हुआ। जैसे कि अजमल साहब ने एक बयान दिया था, वो गौरव गोगोई जो है जोरहाट में इलेक्शन लड़े थे, तो जोरहाट की हिंदू लोग जो गौरव को वोट ना दे, अजमल साहब ने ये एक डायलॉग दिया था। तो ये जोरहाट और धुबरी जो लोकसभा है लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है 300 किलोमीटर की दूरी। और वहां हाँ, और अजमल साहब बता और इसी बात को कांग्रेस ने सामने रख के निर्वाचन उतरे लोगों के पास लेके गया। अजमल साहब के जो डायलॉग होते हैं, बीजेपी के जो डायलॉग होते हैं लगभग सेम होते हैं। तो ये भी इलेक्शन में काफी प्रभाव विस्तार किया। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि अजमल साहब कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बोल रहे थे और बीजेपी के खिलाफ कम बोल रहे थे। एक बात इस बात को आप समझ पाएंगे, मतलब आज से 1.5 साल पहले की बात है। सिराजुद्दीन अजमल साहब का जो छोटा भाई है वो बरपटा से एमपी थे। जी। अचानक आप अभी जो है अभी मतलब अभी एमएलए है। अच्छा, इस मतलब इलेक्शन नहीं लड़ा इस बार? हाँ, इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ा था। हा? लेकिन इससे पहले जो एमपी थे, अभी फिलहाल जो है अभी एमएलए है। तो अचानक दुबई से आते हैं, आके एक दिन मीडिया में आके बोलते हैं डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो है असम के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय और बेस्ट सीएम है और इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर जो है वो है हमारा हिमंत बिश्व शर्मा। ये अचानक ये डायलॉग बोल देते मीडिया में आके। फिर इस बात को लोगों का बहुत इश्काल भी आए, लोग इसका विरोध भी किए। किस वजह से अचानक इनको कहना पड़ा कि अजमल मतलब हिमंत बिश्व शर्मा जो है ये बेस्ट सीएम है। तो इसका कारण यही है, इसके साथ एक सियासत के साथ साथ भी एक तिजारत का भी संबंध है, क्योंकि आपको मालूम है ये अजमल साहब, अजमल फैमिली जो है ये एक इंटरनेशनल एक बिजनेसमैन है। तो उनका जो बिजनेस है परफ्यूम का जो बिजनेस है, परफ्यूम के बिजनेस के लिए आपको जो दरख्त का जरूरत है, ये दरख्त हम यहाँ आसामीज में हसीबात बोलते हैं, अगर के जो पेड़ होते हैं, इस पेड़ का बिजनेस असम के अंदर इलीगल थे। तो हेमंत बिश्व शर्मा सीएम बनने के बाद अजमल साहब की सिफारिश से असम के अंदर ये आगर का बिजनेस जो है इसको लीगलाइज किया गया। लीगलाइज करने के बाद ये आके अजमल साहब कहने लगे कि असम का अभी तक जितना सीएम आया सबसे बेहतरीन सीएम हेमंत बिश्व शर्मा है। तो इस बात जो है इस डायलॉग का, इस बयान का इलेक्शन में काफी असर पड़े और इस वजह से भी लोग जो है यूडीएफ से आहिस्ता आहिस्ता बिसरता चला गया। अभी ये पार्टी का अगर उभरना है, मंथन करना पड़ेगा, अपने ऊपर बातचीत कर विचार करना पड़ेगा। आपका आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी के ऊपर भी बात करके फिर अगर नया तरीके से ये उभर का है तो फिर मुझे लगता है ये पार्टी जो है सर्वाइव कर पाएंगे। अगर पुराने स्टाइल से पहले के अंदाज से अगर ये सियासत करने लगे, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। यूएमएफ का जो हाल हुआ था ये भी आहिस्ता आहिस्ता इतिहास में चला जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपने तो क्या नाम है अजमल की पॉलिटिक्स के पूरा मतलब आगे की तमाम कहानी बयान की, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आसाम में बंगाली मुस्लिम आसामी मुस्लिम के बीच में जो गैप है उसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लोकसभा इलेक्शन में आसामी मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट दिया? क्या मैंने देखा कि कुछ रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि बहुत सारे हलकों में बीजेपी ने दावा किया कि हमें 10% वोट पड़ा है मुसलमानों का। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा मतलब मुसलमानों का वोट थोड़ा परसेंट बीजेपी को मिले, बहुत ज्यादा नहीं। अगर असम के अंदर इस बार इलेक्शन में दिखा गया, कांग्रेस का जो वोट शेयर है 27%, बीजेपी का भी वोट शेयर 27% है।
इंडिया का अभी 14 असम का लोकसभा क्षेत्र से 14 से बीजेपी अलायंस को मिला 11 और कांग्रेस को मिले 3। कांग्रेस को 3 पार्टी मिले, लेकिन अगर ये 3 कैंडिडेट और उसकी मतलब बीजेपी का देखा जाए तो उसका भी वोट शेयर आपका 37% है और कांग्रेस का भी वोट शेयर 37% ही है। तो मुसलमान जो है अभी पहले भी कांग्रेस के साथ थे असम के मुसलमान, जब यूडीएफ बने या फिर इससे पहले यूडीएफ बने तब फिर कांग्रेस को छोड़ के फिर मुसलमान यूडीएफ में शामिल हुए। काफी तादाद से मुसलमान पिछले टाइम वोट देता रहा, लेकिन लोगों का जो उम्मीद है इस पार्टी से, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो चाहत है, जिस हिसाब से लोगों का विश्वास है, ये पार्टी जो है उस हिसाब से इस मुद्दे पर उभर नहीं पा रहा है, मुझे लगता है। इसका वजह से लोग फिर दोबारा कहने लगा कांग्रेस ही अच्छे थे, इससे बेहतर की कांग्रेस ही थे। अभी लोगों के अंदर ये बात नहीं, मेरा सवाल ये है कि आसामी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम का जो गैपिंग है, कम्युनिकेशन गैपिंग है, कल्चर गैपिंग है, उस गैपिंग को खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है वो गैपिंग? हाँ, एक बात आपने सही मुद्दे पर कही है। ये असम के मुसलमान अगर हम दिखा जाए तो यहाँ में भी कास्ट का बात कुछ सालों से है उभर के आया। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अगर देखा जाए असम जो है बोराक वैली है और ब्रह्मपुत्र वैली है। बोराक वैली के जो मुसलमान होते हैं वो एजुकेशन में भी आगे है, शिक्षा में भी आगे है, बिजनेस में भी आगे, हर चीज में है। बोराक वैली के सिलेटिया मुसलमान जो है असहाब जो कम्युनिटी से मतलब जो हम क्या कहते हैं उसको, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सिलेटिया मुसलमान असम के अंदर उसका कहा जाता है। ये सिलेटिया मुसलमान सदियों से जो ये लोग जो बहुत ऊपर है, उनका सोच, उनका विचार बहुत एडवांस है। दुनिया के अंदर इनका बिजनेस भी है, इनका एजुकेशन भी है, इनका पावर भी है, मतलब पहले से ये लोग बहुत ऊपर है। और बोराक वैली के जो मुसलमान है इनमें ज्यादातर मतलब 2 किस्म का मुसलमान यहाँ पे, एक बंगाली स्पीकिंग मुसलमान जिसको मियाँ मुसलमान यहाँ कहते हैं, और एक असामीज स्पीकिंग मुसलमान जो है असामीज मुसलमान कहते हैं। बीजेपी असम के अंदर आने से पहले ये असामीज मुसलमान जो है ये कांग्रेस को वोट दिया करते थे, कांग्रेस की लॉन्ग टाइम कांग्रेस के साथ थे। फिर जब यूडीएफ आया, यूडीएफ आने के बाद और बीजेपी ने एक इशू बनाया, बीजेपी ने एक राजनीति किया मुसलमान के अंदर फिर और बांटने के लिए, मुसलमान के अंदर फिर और 3-4 तबका बनाया, जैसे कि खिलौंजिया के नाम से, ओरिजिनल इनहेबिटेंस जिसको कहा जाता है, खिलौंजिया के नाम से ये लोग असम के अंदर मुसलमानों को मतलब फिर 5 हिस्से में बांटे सरकारी हिसाब से। तो जिसको आपका कहा गया गोरिया कहा गया, मोरिया कहा गया, सैयद कहा गया, ये सारे जो है ये असमी स्पीकिंग मुस्लिम है, लेकिन उसके अंदर भी कास्ट के हिसाब से इनको मतलब बांटा गया। फिर बंगाली स्पीकिंग मुसलमान जो है असम के अंदर ज्यादातर बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है। अगर सारे मुसलमान के अंदर जैसे कि असम के अंदर आपको मालूम है कि 2011 की सेंसस के मुताबिक 34% मुसलमान है, उसके अंदर अगर ये बंगाली मुसलमान जो जिसको मियाँ मुसलमान कहते हैं, मियाँ मुसलमान का तादाद हिसाब करें लगभग 23% होगा, 21 या 23% ये बंगाली मुसलमान होगा। और ये बंगाली मुसलमान जो है ये सारे वोटर जो है बंगाली मुसलमान ही है, यूडीएफ का सारे वोटर बंगाली मुसलमान ही है। और ये बंगाली मुसलमान जो है यूडीएफ के साथ अभी इस फिर देखा गया कि ये असामीज मुसलमान लास्ट टाइम बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस इलेक्शन में फिर लास्ट इलेक्शन में जैसे कि अगर आप मानो 80% असामीज मुसलमान जो बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस इलेक्शन में असामीज मुसलमान ने भी काफी तादाद मतलब 50 या 60% असामीज मुसलमान कांग्रेस के साथ फिर दोबारा आ गया, कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गया। क्योंकि ये हम बंगाली मुसलमान जो मियाँ मुसलमान कहते हैं, ये जो है ये बोराक वैली में नहीं रहते, ये ब्रह्मपुत्र वैली में लोअर असम में रहते हैं, जैसे कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, दरंग जिला हो गया, नौगांव हो गया, फिर इधर बरपेटा, इस क्षेत्र में रहते हैं। अभी देखा गया अगर धुबरी के अंदर इस बार काफी तादाद से केवल कांग्रेस का विन हुआ, क्योंकि ज्यादातर ये धुबरी, गोलपाड़ा और बरपेटा में ही यूडीएफ का जो वोट बैंक है, इसी इलाका में यूडीएफ का मतलब
एमएलए जो जीत के आते थे, लेकिन इस बार देखा गया तो मुश्किल होगा, आइंदा आने वाला वक्त में देखा जाएगा क्या होते हैं। अच्छा, ये फ्यूचर में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आसामी और बंगाली मुसलमान का जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो जाएगा? और क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अजमल, ये हिमांता बिश्वा शर्मा का कल या परसों एक बयान आया है कि कांग्रेस जो है आसाम में मुसलमानों की पार्टी बन गई है। तो देखिए ये बात क्या इसकी बीजेपी पहले से कहता आ रहा है, ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी बन गई, क्योंकि लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर बीजेपी मतलब कांग्रेस का जितना मतलब जितने विधायक थे उनमें से 2 मुसलमान थे, जैसे कि नौगांव से प्रदीप बर्दले थे और बरपाटा से अब्दुल खालिक, और आपका यहाँ से ये धोबी से अब्दुल खालिक और कौन थे ये लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तो वही जो है नैरेटिव पहले से ही बीजेपी कहता है कि ये मुसलमान को पार्टी बनकर रह गया, लेकिन इस बार जो है ये काम, ये डायलॉग असम के अंदर ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे कि जोरहाट जो समष्टि, जोरहाट जो लोकसभा थे, उन वहां से इससे पहले गोगोई नाम से एक वोलासम माइनॉरिटी मतलब वोलासम स्टूडेंट यूनियन, यानी तपन गोगोई, इससे पहले आसू का प्रेसिडेंट थे तपन गोगोई, वहां के बीजेपी से जीते थे। उसी क्षेत्र में इस बार गौरव गोगोई जीता, काफी तादाद की वोट से जीता। तो ये मुसलमानों का पार्टी बन के रह गया, ये जो डायलॉग है, मुझे लगता है इस डायलॉग में इस बार बीजेपी को ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आसाम की पॉलिटिक्स बहुत सारी बातें की, और हम आगे भी आपसे इस मौजूद में बात करते रहेंगे आसामी मुसलमानों के बारे में। और इंसाफ न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जरूर इंसाफ न्यूज़ आपका भी ऑनलाइन को देखने शुक्रिया के अदा लिए। करते हैं, क्योंकि ठीक है, शुक्रिया, नेक्स्ट अस्सलाम टाइम वालेकुम। जरूर मुलाकात। शुक्रिया। जी जी जी, मैं थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं हाँ, इंशाल्लाह नेट फिर का आइंदा इस प्रॉब्लम हो मौजूद पर रहा बात है। करेंगे। हाँ, नेट जी का जी प्रॉब्लम जी, की वजह से अस्सलाम वालेकुम।